जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट कर दी थी और मैंने तुम्हें एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कि कैसे नए अट्रैक्टिव फोर्स और नए रिपल्सिव फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है। इसके अलावा एक ग्राफ भी समझाया था कि अगर दो एटम के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ जितना हो जाए तो उनके बीच में उसकी एनर्जी मिनिमम होगी और वो सबसे स्टेबल स्टेट होगी, तभी बनता है मॉलिक्यूल। सही है। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट समझाया था ओवरलैपिंग का। तो आज हम लोगों का मेन काम है हाइब्रिडाइजेशन, आज हमें वही पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वैसे तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप होते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप। लेकिन ओवरलैपिंग भी बच्चों दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको हम लोग एक को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, और इसकी वजह से ही बनता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? यानी सिग्मा बॉन्ड का जो रीजन है वो क्या है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग हो किसकी रही है वो भी बताना पड़ेगा, यह समझ गए? अरे ऑर्बिटल्स की तो ओवरलैपिंग होगी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जब होती है तब बनता है बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बच्चों? जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो तुम्हें यही समझना है कि सिग्मा बॉन्ड है क्या। सिग्मा बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो तब फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड is a bond formed between two atoms when their atomic orbitals क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन का मतलब वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप each other by head on overlapping। अब तुम्हारा सवाल एक ही आ रहा होगा दिमाग में, सर ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होता क्या है ना? तो वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जब भी होती है तो याद रखना वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होती है। ओवरलैपिंग ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मान लो हमारा एक दोस्त है, वो मेरे बाजू में खड़ा है और मुझे उसको पकड़ना है, होल्ड करना है, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। अगर वो मुझसे कांटेक्ट में नहीं है, टच नहीं है, तो फिर वो मेरे से दूर है, तो कोई बॉन्ड नहीं बना होगा। तो मुझे आप एक एटम मान लो, मेरे साथ एक मेरा दोस्त खड़ा हुआ है, वो एक और एटम है। हम दोनों के बीच में बॉन्ड कब बनेगा? जब हम एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्शन बनाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने एक हुक बनाया फिंगर से, ऐसे मैंने हुक बना दिया, हुक है ना ये, ऐसे हुक बनाया और उसने भी एक हुक बना लिया और दोनों ने एक दूसरे का हुक ऐसे पकड़ लिया। कुछ समझ में आ रहा है? तो क्या ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है? इससे स्ट्रांग तो दो फिंगर का हुक होगा। 4 फिंगर का अगर मैं हुक बना लूं और भी स्ट्रांग है। बच्चों पूरा हाथ पकड़ ले तो और भी स्ट्रांग है। तो आप देख रहे हो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ता जा रहा है। अगर मैं हाथ के बजाय उसकी कलाई और वो भी मेरी कलाई पकड़ ले तब क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? कलाई की बजाय मैं उसकी पूरी बाजू पकड़ लूं और वो भी मेरी बाजू पकड़ ले, तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ता नहीं जा रहा। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ेगा, मैं और मेरा दोस्त आपस में बहुत टाइटली जुड़े हुए होंगे। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये जो मैंने दोस्त का एग्जांपल लिया, ठीक वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कैसे जुड़ेंगे बच्चों? ओवरलैपिंग करके। तो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो वो मैक्सिमम एक्सटेंट माना जाएगा, क्योंकि देखो दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है। हमारे टॉपिक का नाम ही यही है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स। तो दो ही टाइप होते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी
तो याद रखना ये अच्छी ओवरलैपिंग है, ज्यादा एक्सटेंट मैक्सिमम एक्सटेंट तक हो रही है और ये मजबूत बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया? अब आप इसको ऐसे समझो, मान लो मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और ये एक p ऑर्बिटल है, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये कौन सा ऑर्बिटल था बच्चों? s ऑर्बिटल। ये कौन सा है? p ऑर्बिटल। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है बच्चों? इसी को बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ में आ गया? और इसी वजह से यहां पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड। क्लियर हो गया? यहां पर जो भी बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या s और p के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? हाँ, फर्क बस ये है कि वो जो p ऑर्बिटल है उसका एक्सिस कैसा होना चाहिए? x एक्सिस वाला। मतलब हम लोग के हिसाब से ये x एक्सिस है, एनसीईआरटी में इसको वो लोग z एक्सिस बोलते हैं। और मतलब समझ में आ गया? अगर इस तरीके का p ऑर्बिटल अगर s, देखो s तो पूरा ही गोल है, किसी भी एक्सिस से देखो, चाहे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस कहीं से भी देख लो वो गोल नजर आएगा। p ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन अगर ऐसा है तो वो उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। समझ में आ गया? अच्छा बच्चों, मान के चलो, जैसे मान लो एक p ऑर्बिटल ये रहा और उसी एक्सिस में एक और p ऑर्बिटल ये रहा, इसको कौन सी ओवरलैपिंग बोलोगे बच्चों? ओवरलैपिंग कौन सी बोलोगे? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और यहां भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, जबकि उनका एक्सिस सेम होना चाहिए। ये कौन सा एक्सिस है बच्चों? x एक्सिस। मैं इसको भी x एक्सिस मान के चल रहा हूं। तो ये p ऑर्बिटल था, ये भी p ऑर्बिटल है, यहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यहां पे कौन सी बॉन्डिंग हुई है? कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, ये कौन सा ऑर्बिटल है और ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? यानी s और s के बीच में तो हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। अगर दो s ऑर्बिटल, तुम लोगों को ऑर्बिटल मालूम है या नहीं मालूम? चैप्टर 2 में समझाया था ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, पढ़ा है ना? s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। p की डंबल, d डबल डंबल। तो d का तो हम पढ़ ही नहीं रहे, d की शेप के बारे में अभी बताया मैंने तुम्हें? नहीं बताया। तो तुम्हें तीन केस याद रखने हैं, s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बीच में हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, और उसकी वजह से एज अ रिजल्ट बनेगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा तो बॉन्ड का नाम है, एक ऐसा बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। समझ गए? s और p ऑर्बिटल के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों x एक्सिस पे होने चाहिए। और p ऑर्बिटल के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है अगर वो दोनों एक ही एक्सिस पर है, x एक्सिस पर। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, p ऑर्बिटल में तीन फर्दर ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। अरे भूल गए क्या? p ऑर्बिटल में तीन बॉक्स बनते हैं, जिसमें से एक px, एक py, एक pz होता है। तो px होता है x एक्सिस वाला, pz होता है z एक्सिस वाला, ये py वाला है, ये px है, और एक pz एक्सिस में होता है। याद है कि भूल गए? तो अगर दोनों p ऑर्बिटल x एक्सिस में लाई करते हैं, ये वाले, तभी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तभी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ये बात सबको समझ में आ गई है नहीं? देखो मैंने यहाँ पर कोई भी py या pz वाला अभी तक नहीं बनाया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब तुम मुझे बताओ, मैंने सिर्फ px के अलावा कोई और p ऑर्बिटल बनाया? p ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, px, py, pz, तो मैंने सिर्फ x एक्सिस वाला ही बनाया है। समझ में आ गया? अब तुम लोग ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, रट लो। सिग्मा बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ या तो ss ऑर्बिटल, या sp ऑर्बिटल, या pp ऑर्बिटल। पर एक्सिस देख लेना, एक्सिस कैसा रखना तुम लोगों को। क्लियर हो गया? चले आगे। तो ये कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग हो गई बच्चों? हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? अच्छा बुक है तुम लोगों के पास? बुक है बच्चों? देखो यहाँ पर बुक में दिया हुआ है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग बुक में देख सकते हैं, ये वाला पेज नंबर है, मिला?
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में लिखा है दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड हेड ऑन ओवरलैप। अच्छा, इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं। हेड ऑन ओवरलैप को एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनता है ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. This is called head-on overlap or axial overlap. This can be formed by any of the following type। और 3 केस दिए हुए देखो, SS ऑर्बिटल मिला, SP और PP। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलें आगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक और टाइप होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनता है? पाई बॉन्ड तब बनता है जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया? तो बच्चों तुम्हें सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया था। तो इसमें तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, तो पहला सवाल तो ये हो गया सर साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होती है? हेड ऑन ओवरलैप समझ में आ गया था। हेड ऑन देखो ऐसे करके ओवरलैपिंग हो रही थी वहां पे, है ना। साइडवेज में क्या होता है? ऐसे करके ओवरलैपिंग होती है। मतलब ऐसे समझ लो, ये रहा एक पी ऑर्बिटल और इसके साथ में एक और पी ऑर्बिटल है यहाँ पे। यहां पे ऐसे समझ पा रहे हो? तो क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है? ये देखो, ये देखो, ओवरलैपिंग तो हो ही रही है ना, कहीं ना कहीं उसको कवर तो कर ही रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इस ओवरलैपिंग को बच्चों क्या बोलते हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग। और इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तुम लोग खुद दिमाग लगाओ और इसको देखो और मुझे बताओ, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा या पाई बॉन्ड? वहां ज्यादा एक्सटेंट है ओवरलैप का। यहां कितना ओवरलैप हो रहा है? मुश्किल से थोड़ा सा। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होगा ना, क्योंकि वहां पे ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा था, वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा था, ज्यादा एरिया ओवरलैप कर रहा था। इसमें बहुत कम कर रहा है। समझ में आ गया? तो इसके बारे में मैं क्या लिखूं बताओ? द पाई बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed by sideways overlapping of atomic orbitals। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का साइडवेज ओवरलैपिंग होता है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? पाई बॉन्ड। समझ में आ गया? अच्छा, ये है लो एक्सटेंट। इसका एक्सटेंट कैसा है बच्चों? लो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग का जो एरिया ऑफ एक्सटेंट है, कवर जितना किया हुआ है, वो कम है। कम इन द सेंस किसी के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? हेड ऑन ओवरलैपिंग यानी सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। पीजेड पीजेड। समझ में आ गया? अगर वाई एक्सिस लोगे बच्चों, हाँ इसको वाई मान लो ना, वाई। एक काम करो ना, देखो हम लोग इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। ऐसा ही है ना? हमारे हिसाब से ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। तो z एक्सिस पे मान लो अगर कोई p ऑर्बिटल आ गया और उसके साथ में एक और p ऑर्बिटल आ गया, तो बच्चों यहाँ पर भी कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया सबको? पक्का? तो देखो बुक में यहाँ पर इसी पेज पर यहाँ पर लिखा है पाई बॉन्ड। मैं इसको रीड कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार होगी कि उनके जो एक्सिस है दोनों ऑर्बिटल की, वो पैरेलल रहेगी। चेक करो, दोनों के एक्सिस पैरेलल है, हाँ या ना? एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। The orbitals formed due to sidewise overlapping consist of two saucer-type charged clouds above and below the plane of the participating atom।
तो बच्चों यहाँ पर देखो दो p ऑर्बिटल दिए हुए हैं और साथ में मिला के उनका pp ओवरलैपिंग दिखाया हुआ है, बिल्कुल ये वाला फिगर समझ में आ गया। तो तुम्हें ये वाला याद करना है। उसके अलावा उसने एक और बनाया हुआ है, देखो साथ में मिला, सॉसर टाइप चार्ज क्लाउड। वो बनाओ या मत बनाओ तुम्हारी मर्जी है, वरना ये वाला तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। बच्चों मैंने बुक से इसलिए रीड करा है क्योंकि वहां से कुछ चीजें उठाकर तुम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लाइनें लिखी है ना, वैसे आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि पाई बॉन्ड के अंदर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनका एक्सिस पैरेलल होता है। ये बात उसमें अच्छी लिखी हुई है, क्लियर हो गया। तो ऐसे पॉइंट्स 1-2 वहां से अगर आप उठा के लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टॉपिक समझ में आ गया। अब ये बात याद रखना, सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी या एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है, इसीलिए वो बॉन्ड भी स्ट्रांग होता है। समझ में आ गया। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है बच्चों, सिग्मा या पाई? सिग्मा स्ट्रांग है, समझ में आ गया। देखो यहां पर एक और छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसी पेज पर, ये देखो मिला। तो जो अभी तक मैंने समझाया वही चीज वहां पर लिखी हुई है, मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो यहां लिखा है, बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस बात पर निर्भर करती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। In case of sigma bond, the overlapping of orbitals takes place to larger extent. In case of head-on overlapping, in case of sigma bond, extent of overlapping ज्यादा है, उसने साफ बोल दी ये बात। Hence it is stronger as compared to pi bond. इसीलिए वो pi bond से strong है। Where the extent of overlapping occurs to a small extent, जहां पर की extent of overlapping कम है, इसमें कम है। Further, it is important to note that in the formation of multiple bonds between 2 atoms of a molecule, pi bond is formed in the addition to sigma bond. पर बच्चों कई बार ऐसा होता है कि पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। जैसे कि मान लो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, पढ़ा है ना अल्कीन, तो इन डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा है और एक पाई है। समझ में आ गया, एक सिग्मा है और एक पाई है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा है खाली। तो कौन सा बॉन्ड मजबूत है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड मजबूत है। तो लोगों को ये लगता है, कई बार गलतफहमी ये हो जाती है कि डबल बॉन्ड मजबूत इसलिए है क्योंकि उसमें पाई बॉन्ड आ गया, इसीलिए पाई बॉन्ड सिग्मा से ज्यादा मजबूत है। पर ऐसा नहीं है, वो डबल बॉन्ड इसलिए मजबूत है क्योंकि उसमें सिग्मा भी है और साथ में पाई है, उसमें अकेला सिग्मा है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसको कंपेयर कर रहे हैं? अकेले सिग्मा और अकेले पाई को। तो सिग्मा और पाई में से तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग होगा ना, समझ में आ गया। और डबल बॉन्ड सिंगल से मजबूत क्यों है? क्योंकि उसमें सिग्मा के साथ पाई है और उसमें सिग्मा अकेला है, इसलिए वो वीक हो गया है। वरना सिर्फ सिग्मा और पाई को कंपेयर करोगे तो सिग्मा मजबूत है, पाई कमजोर है। रीजन क्या है उसका? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। क्लियर हो गया सबको? पक्का? तो बच्चों बुक में जो चीज दी हुई है, एक बार ये वाला पेज घर जाके जरूर पूरा रीड करना, और ये टॉपिक भी तुमको लिखना है। देखो मैंने बोर्ड पे अभी कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं वहां से उठा के सीधा ऐसा कॉपी पेस्ट लिखना नहीं चाहता हूं। तो ये इसकी हेडिंग हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये मिला, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये हेडिंग लिख के ये वाला पैराग्राफ आपको लिख लेना है। कर लोगे इतना काम? या मैं इसको उठा के बोर्ड पे लिखूं? पक्का? चले आगे बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लेना, यहां से एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, पहले प्रोसेस समझ लो। अलग अलग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शेप्स को बेहतर तरीके से समझाने के लिए पॉलिंग ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करा। ये मेथड किसने इंट्रोड्यूस करा बच्चों? पॉलिंग ने। ये कॉन्सेप्ट बताया हाइब्रिडाइजेशन का। फिर से बोलूं, बहुत सारे अलग अलग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिक शेप्स को बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, हाइब्रिडाइजेशन। किसने किया? पॉलिंग ने। पर अभी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ में अभी नहीं आया। हाइब्रिडाइजेशन में ये बोला गया कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, तो उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। क्या बोला पॉलिंग ने? जब एटम्स आपस में बहुत सारे जुड़ेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा।
तो वो एटम्स कब जुड़ेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की वजह से। ओवरलैपिंग अभी समझाया था। तो पॉलिंग ने ये बोला एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल समझते हो ना? अरे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि कौन पार्टिसिपेट करेंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये क्या लफड़ा है, अभी तक हमको ऑर्बिटल पढ़ा दिए ये वाले, ये तो समझ में नहीं आए अभी तक। अब आप कह रहे हो एक नया ऑर्बिटल आ गया है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो उसने ये बोला पॉलिंग ने कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में, बल्कि कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहां से आया, क्या है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तब बनेगा जब सिमिलर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लो। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कब बनेगा बच्चों? जब सिमिलर एनर्जी या फिर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, हर एटॉमिक ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी होती है, पता है ना? तो या तो सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए या स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी बहुत अलग अलग एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जब कंबाइन होंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर एनर्जी और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो मैं अभी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, लिखेंगे बाद में, ठीक है? अभी समझ लो। वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब आपस में क्या होंगे? मिलेंगे, जुड़ेंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब उससे एक नए एटॉमिक ऑर्बिटल का जन्म होगा। समझ में आ गया? एक नए एटॉमिक ऑर्बिटल की उत्पत्ति होगी, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में या ओवरलैपिंग में, और वही बॉन्ड बनाता है, ना कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात हमको बताई पॉलिंग ने। समझ में आ गया? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एक 2s ऑर्बिटल लिया, 2s ऑर्बिटल कितने लिए बच्चों मैंने? 1, एक, और एक मैंने 2p ऑर्बिटल लिया, या 2 ले लिए, p ऑर्बिटल 2 ले लिए ना, 1 2, 2p ऑर्बिटल, ठीक है? 1s के बाद 2s आता है, 2s के बाद 2p आता है, 2p के बाद 3s, फिर 3p। समझ में आ रहा है? इसमें 2p वाले का 2 ऑर्बिटल ले लिए। जब ये दोनों कंबाइन होंगे और अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मिलाएंगे, जुलाएंगे, पता नहीं क्या हलवा पकाएंगे, वहां से एक नया ऑर्बिटल निकलेगा, और उस नए ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने बच्चों? 3। 1 और 2 मिला के कितने बने? 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा दिखता है बच्चों? ऐसा, फिश जैसा, एकदम फिश के जैसा। मतलब एक टेल इसकी छोटी होगी और एक पार्ट इसका बड़ा होगा। ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है। समझ में आ गया? और ऐसे कितने बने बच्चों? 3 क्यों बने? क्योंकि आपने एक s ऑर्बिटल लिया था और 2 p ऑर्बिटल लिए थे, तो 2 + 1 मिला के कितना हो गया? 3। तो 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बने, और ये बॉन्डिंग में और ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, पर पहले ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? फिर से समझाऊं? रिपीट करके वीडियो देख लोगे? अच्छा, एक बार जल्दी से बोल दूं। पॉलीएटॉमिक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रिक शेप्स को बेहतर तरीके से समझाने के लिए पॉलिंग नाम के एक व्यक्ति ने, साइंटिस्ट ने, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करा जिसको नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। अब सवाल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि जब बहुत सारे अलग अलग एटम्स आपस में जुड़ेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा। अभी हिंदी भाषा में समझ रहे हैं? बहुत सारे एटम्स जुड़ेंगे तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा।
तो एटम तभी जुड़ेंगे जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बात दिमाग में फिट कर लो, समझ में आ गया? तो पार्टिसिपेट करता कौन है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होता है? जब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी या सिमिलर एनर्जी वाले कंबाइन होंगे, जुड़ेंगे, मिलेंगे, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, एक या एक से ज्यादा भी, और वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग में। समझ में आ गया? इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अभी भी नहीं आया समझ में? और ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसा नजर आता है बच्चों? ऐसा। और इसमें कोई ऐसा पंगा नहीं है कि एस ऑर्बिटल गोल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बेल होता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जितने भी बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, सबकी शेप यही होगी। यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप चेंज नहीं होती, वो हमेशा ऐसा ही बनता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बच्चों? चलें आगे। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे बुक में देखो, एक टॉपिक लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन। मिला या नहीं मिला? अरे ये फिगर बना हुआ है ना, इसके नीचे देखो, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है। मिल गया? मैं इसको रीड करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और मुझे बताना जो मैंने अभी समझाया वही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। रीड करूं? ध्यान से सुनो। In order to explain the characteristic geometrical shapes of polyatomic molecules like methane, ammonia and water, Pauly introduced the concept of hybridization. हिंदी ट्रांसलेशन करूं या समझ गए? दो बार रख चुका हूं। According to him, atomic orbitals combine, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form a new set of equivalent orbitals known as hybrid orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ना कि प्योर ऑर्बिटल। अनलाइक प्योर ऑर्बिटल लिखा है। द फेनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। Which can be defined as the process of intermixing of the atomic orbitals of slightly different energy so as to redistribute their energy, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. और उसने भी वही एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पर दिया था। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और यहाँ पर ये जो नया ऑर्बिटल बना है, इसका कुछ नाम तो होगा। इसका नाम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो ये है, पर इसका नाम sp2 क्यों रखा गया? ताकि पता तो चले कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले। तो इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे ना, इसीलिए इसका नाम sp2 रखा गया। अगर मान लो यहाँ पे एक s और यहाँ पे 2p वाले कितने लिए होते हैं हमने? 3। तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनते? तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनते? 4। कितने बनते? 4। तो इसका नाम क्या हो जाता? sp3, क्योंकि एक s और 3p लिए हुए हमने। आ गई बात समझ में? पक्का? बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखूं या नहीं? जल्दी बोलो, मुझे लगता है लिख देना चाहिए, एक बार तो लिखना बनता है। तो मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 or more atoms of slightly different energies so as to redistribute their energy to form
a new set of equivalent hybrid orbitals. हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग दो या दो से ज्यादा एटम्स के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं, अपनी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? अनलाइक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? पक्का? चलें आगे। इसके बाद बच्चों और भी कई ऐसी चीजें हैं जो अगर मैं किताब से उठाकर यहां लिखूंगा ना डायरेक्ट तो आपका बहुत भयानक टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो कुछ ऐसी चीजें जो यहां से उठाकर तुम अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, मैं समझा देता हूं। जैसे देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के ठीक नीचे यहां पर लिखा है सैलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मिला? हाइब्रिडाइजेशन की कुछ खास बातें। नंबर 1, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो बच्चों, एक s ऑर्बिटल लिया, 3 p ऑर्बिटल लिए और एक d ऑर्बिटल लिया, तो इनको मिलाकर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बने बच्चों? क्यों 5 बने ना? क्यों? अरे उसी ने अभी तो यही बोला, अभी यही तो समझाया था मैंने। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अच्छा, ये दिखता कैसा होगा? ऐसा। और पांचों के पांचों ही ऐसे दिखते होंगे, हाँ या ना? क्योंकि इनकी शेप सबकी एक जैसी होती है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा बच्चों? sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पूरा लिख लेना, मैंने HO लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगला, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं उन सबकी शेप एक जैसी होती है और एनर्जी भी एक जैसी होती है। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं, क्या इन पांचों की शेप अलग अलग है? सबकी सेम ही है, तभी तो मैंने × 5 लिख दिया। और इन सबकी एनर्जी भी बिल्कुल सेम मानी जाती है, क्योंकि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना प्योर वाले, इनकी एनर्जी अलग अलग थी, स्लाइटली डिफरेंट थी ना, पर सेम तो नहीं थी। पर इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए, इन सबकी एनर्जी सेम होती है। तभी तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, यही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तभी तो कर पा रहा है। समझ में आ गया बच्चों? थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करूं या समझ गए? कितनी बार बता चुका हूं, यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये नहीं कर सकते, ये स्टेबल बॉन्ड बना सकता है, ये नहीं बना सकते। क्लियर हो गया? फोर्थ पॉइंट, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between the electron pair and thus a stable arrangement. Therefore the type of hybridization indicates the geometry of the molecule. अब देखो इसने फोर्थ पॉइंट में अब जाकर मॉलिक्यूल के शेप की बात करी। कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल बनेगा तो पक्का वहां पर बहुत सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो चुके होंगे, हो रहे होंगे। तो वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे, वो स्पेस में इस तरीके से जगह घेरेंगे ताकि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। तो मॉलिक्यूल की शेप इस बात पर डिपेंड करती है कि उनमें रिपल्शन कितना हो रहा है या वो किस तरीके से ओरिएंट हो रहे हैं। अभी शेप बताई नहीं है, टेंशन मत लो, वो बस समझा रहा है कि वो स्पेस में ऐसा अरेंजमेंट कुछ बनाएंगे कि उनमें रिपल्शन कम से कम हो। क्लियर हो गया? इसके बाद इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो उसके नीचे 4 पॉइंट और दिए हुए हैं, ये रहे। मिला? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये भी लिख लेना कॉपी में। नंबर 1, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज्ड।
बच्चों कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो कोई एटम मैंने लिया मैग्नीशियम, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूं। मान लो मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन में आप कौन से ऑर्बिटल यहां से निकालोगे, कौन से पार्टिसिपेट करवाओगे? सारे करवाओगे या ये करवाओगे या ये दोनों करवाओगे या ये और ये करवाओगे? कौन सा करवाओगे? जो वैलेंस शेल, उसने ये बोला कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको आप पार्टिसिपेट करवाओगे खाली हाइब्रिडाइजेशन में। समझ में आ गया? हालांकि देखो ये 4 पॉइंट आप लिख लेना, इसका अभी कोई काम नहीं है, आज की क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें काम नहीं है। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक कोई भी मॉलिक्यूल बनाकर नहीं दिखाया इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? तो अभी हम खाली थ्योरी वाले पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। जब पूरा प्रॉपर एक मॉलिक्यूल बनाकर दिखाया जाएगा ना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। वो ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। ये तो पॉइंट रिपीट हो गया एक तरीके से। नंबर 3, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। कई बार क्या होता है कि जैसे ये 3s ऑर्बिटल है ना, यहाँ पे ये 3s है, मैं लास्ट वाला बना रहा हूँ, यहाँ मैं नियॉन लिख देता हूँ। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s के बाद क्या आएगा बच्चों? 3p आएगा ना। कई बार क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला जाता है। ऐसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन में होता है। अभी जब मैं तुम्हें मॉलिक्यूल बना के दिखाऊंगा तब समझाऊंगा। तो इसमें ये बोला गया है कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक ऑर्बिटल से जंप करके दूसरे में जाएगा ही जाएगा, हमेशा ये जरूरी नहीं है। ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। नंबर 4, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। In some cases, even filled orbitals of valence shell take part in hybridization. जब तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लोगे ना पूरा, जब मैं तुम्हें सारे मॉलिक्यूल बना के दिखा दूंगा, उसके बाद ये 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे। सच्चाई ये है, तभी फायदा है, अभी फायदा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादातर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट होते हैं जो हाफ फिल्ड होते हैं, ज्यादातर केस में। पर उसने अभी क्या बोला? उसने ये बोला कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये अभी पढ़ के कोई फायदा हुआ? याद रहेगा? नहीं रह पाएगा। तो जब हकीकत में एक मॉलिक्यूल लेकर उसका हाइब्रिडाइजेशन करके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओगे तब मजा आएगा, तब समझ में आएगा। करके देखें, एक तो करना बनता है, कम से कम एक तो बनता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। आप लोगों को वो मॉलिक्यूल तो रट लेने जो एटलीस्ट एनसीईआरटी में दिए हुए, वो तो टीचर पक्का देगा ही देगा एग्जाम में, और बाहर से और क्या देगा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग एक जो भी हमने आज पढ़ा है उसके बेसिस से कम एक मॉलिक्यूल बनाना तो बनता है। तो मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ। तो बच्चों मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझाने वाला हूँ। मैं तुम्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों? sp3, sp2, sp, sp3d, sp3d2। कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों? 5। आपको ये पांचों पढ़ने ही पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है ये सारे। इनके बारे में डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज मैं कम से कम एक मॉलिक्यूल तुम्हें जरूर बना के दिखाऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया? तो बच्चों एक सबसे आसान मॉलिक्यूल मैंने लिया मीथेन का। अरे मीथेन का नाम तो सुना होगा क्या? मीथेन क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? मीथेन गैस है। समझ गए? इतनी अकल तो तुम लोगों के पास होगी कि मीथेन सेंटर में C होता है और आजू बाजू उसके 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये तो मालूम होगा पक्का। तो हम लोग जनरली सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो
तो बच्चों यहाँ पर मैंने ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ। जीएस का मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट। किसकी? कार्बन की। बच्चों कार्बन की ग्राउंड स्टेट क्या है? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। एटॉमिक नंबर नहीं मालूम? 7, 6। तो 6 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके 1s ऑर्बिटल में होंगे, यानी 1s2। फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2s ऑर्बिटल में होंगे, 2s2। और फिर 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 2। क्या मैंने सही बनाया बच्चों? नहीं, गलत है ये। p ऑर्बिटल में कभी भी इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसे नहीं करते हैं, पहले सिंगली फील्ड होते हैं फिर डबली फील्ड होते हैं। क्लियर हो गया? ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम ऐसे एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा समझ? अच्छा ठीक है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? जब किसी एटम के आजू बाजू में और भी एटम्स आने लगते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है। अरे बिल्ली को देखा है? सर्दियों में छत पे बिल्ली को धूप सेकते हुए देखा है? एकदम डेड बॉडी लगती है, लगता है मर गई है। सर्दियों के टाइम में, सर्दियां आने वाली हैं, देख लेना बिल्ली जब छत पे धूप सेक रही होगी ना, सो रही होगी, आप देख लेना ऐसा लगेगा मरी पड़ी है। जैसे ही उसको चूहा दिख जाएगा वो अलर्ट हो जाएगी, कान खड़े हो जाएंगे, एक्शन में आ जाएगी। होता है ना? वैसा ही एटम भी करता है। एटम जब तक ग्राउंड स्टेट में है तब तक तो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल एकदम मरा हुआ लग रहा है। जैसे ही उसके आसपास और एटम आते हैं ना तो वो एक्टिव हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है मुझे इसके साथ बॉन्ड बनाना है, मुझे इससे दूर भागना है, जो भी करना है। समझ गए? तो एक्साइटेड स्टेट में पक्का ये हुआ होगा कि 4 हाइड्रोजन के एटम इसके पास आ गए होंगे, तो ये एक्टिव हो गया, इसको पता है मुझे अपना ऑक्टेट पूरा करना ही है। तो हुआ यहाँ पर ये है कार्बन के साथ कि 1s ऑर्बिटल जो ये था ये ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। अब यहां से होगा ये कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, जंप करके 2p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये जंप करके p ऑर्बिटल में चला गया। देखो 1 2, अब यहां हो गए 3। कंप्लीटली हाफ फील्ड है दोनों ऑर्बिटल। समझ में आ गया? तो इसका नाम अब हम क्या रखेंगे? 2s1 और ये हो गया 2p3। पहले ये था 2p2। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ है? देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ही अभी भी, कम ज्यादा नहीं हुए, लेकिन 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला गया? p ऑर्बिटल में। समझ में आ गया? अब इसका देखो बुक में वो यही चीज लिखी हुई थी, वही एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो हाफ फील्ड होते हैं। हाँ या ना? जनरली ऐसा ही लगता है सबको, लेकिन बुक में यही चीज उसने लिखी थी, वो जो 4 पॉइंट लास्ट में हमने पढ़े थे कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड वाले पार्टिसिपेट करें, फुल्ली फील्ड वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कभी कभी। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? 4। एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये सारे आपस में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। समझ में आ गया बच्चों? चेक करो, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल, हाँ या ना? तो इनको मिलाकर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे या नहीं? यानी अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा नजर आएगा तो 4 कैसे नजर आएंगे? into 4। समझ में आ गया? कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में आ चुकी है? क्लियर हो गया? और ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक? सिर्फ कार्बन के बारे में। तो बच्चों सेंटर पे कार्बन ही तो है, तो कार्बन के कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने? 4। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, बन गए 4। और बच्चों होगा ये, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होता है। देखो इधर आ जाओ साइड में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, उसका नाम है 1s और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1s ऑर्बिटल कैसा होता है? गोल गोल, हाँ या ना? तो s ऑर्बिटल, इसकी तो कोई हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं, तो इधर से एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आया, इधर से आया, इधर से और इधर से। बच्चों कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? हेड ऑन या साइडवेज? हेड ऑन। हेड ऑन। तो
तो पक्का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सेंटर पे कार्बन है। और सर आपने ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया, ऐसा बना देते थोड़ा सुंदर लगता। अरे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सब में 109.5 का एंगल बन रहा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कुछ ऐसी शेप में अरेंज हो जाएंगे कि रिपल्शन इनमें कम से कम हो और शेप बनेगी इसकी टेट्राहेड्रल। तो अगर मान लो एग्जाम में ये आ गया कि चलो बेटा मीथेन का मॉलिक्यूल बना के दिखाइए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो आपको ये काम करके दिखाना पड़ेगा यहां तक। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? पक्का? अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी अभी तुम्हें क्या करके दिखाया है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पढ़ाऊंगा, सॉरी 5 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम पढ़ेंगे, जिनमें से एक के बारे में मैंने तुम्हें स्टोरी समझा दी है। तो तुम आइडिया लगा सकते हो बाकियों में क्या होगा, समझ में आ ही होगा। किसी में एक एस और एक पी ऑर्बिटल है, किसी में एक एस 3 पी और एक डी है, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? पक्का? तो बच्चों इसको घर जाके अच्छे से कॉपी में लिख लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भेज देना, और तुम लोगों को अगर अच्छी लगे तो तुम लोग भी अपने दोस्तों को भेज देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी छुट्टी करेगा उसका भयानक नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज हमने हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं, वो भी 2x की स्पीड से, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे नहीं समझाऊंगा, अभी आ गया है समझ में। अब क्योंकि मुझे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का शेप बना के दिखाना है, तो नेक्स्ट क्लास में छुट्टी मत करना। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।